ये खबर जयपुर से। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जयपुर आएंगे। दोपहर 1:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने की सूचना मिल रही है। एयरपोर्ट से होटल मैरियट जाएंगे। करीब 4 बजे पीसीसी वॉर रूम पहुंचेंगे। पीसीसी में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। सभी कमेटियों के साथ केसी वेणुगोपाल बैठक करेंगे। सीएमआर जाने का भी कार्यक्रम बन सकता है। संभवतः आज ही दिल्ली वापस लौटने का भी कार्यक्रम है। एआईसीसी में संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सौरभ गस्ती के साथ। सौरभ, केसी वेणुगोपाल दोपहर को जयपुर पहुंचेंगे, उसके बाद फौरन बाद में जो है वो बैठक का भी आयोजन है 4 बजे के करीब। और आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? क्या वो जयपुर रुकेंगे, कुछ दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत होगी, या आज ही वापस लौट जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए पहले केसी वेणुगोपाल का 11:30 बजे जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुए हैं और दोपहर 1:30 बजे जो है वो केसी वेणुगोपाल जो है वो जयपुर पहुंचेंगे और उसके बाद दोपहर 4 बजे जो है वो पीसीसी वॉर रूम में जो है वो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बैठक होगी। राजस्थान में यात्रा आ रही है, इसलिए आज से तैयारियों को जो है वो अंतिम रूप दिया जाएगा। अब तक कांग्रेस ने, राजस्थान कांग्रेस ने किस प्रकार से तैयारियां की हैं और क्या कुछ जो है वो तैयारियां की जानी है, उनको लेकर इस बैठक में जो है वो चर्चा होगी। चाहे बात सीएम गहलोत हो या सचिन पायलट, पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत तमाम बड़े नेता जो है वो मौजूद रहेंगे। साथ ही अलग अलग समितियों के इंचार्ज भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और माना जा रहा है कि यात्रा की जो अंतिम रूप है वो आज इस बैठक के जरिए दे दिया जाएगा। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल संभवतः सीएमआर भी जो है वो जा सकते हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि शाम को ही जो है वो इस बैठक के बाद संभवतः केसी वेणुगोपाल जो है वो दिल्ली लौट जाएंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आज अहम बैठक है और इसी पर ही जो है वो आज बैठक का फोकस जो है वो रहने वाला है और किस प्रकार से यात्रा राजस्थान में आएगी, क्या कुछ इस दौरान किया जाना है, कौन कौन यात्री इसमें शामिल होंगे, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो इस बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। राजस्थान में सरकारी स्कूलों के बच्चों को सौगात मिलेगी। फ्री यूनिफॉर्म और दूध वितरण योजना की सौगात मिलेगी। आज से पूरे राज्य में दूध और यूनिफॉर्म का वितरण होगा। सरकारी स्कूलों के 70 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा। आज सीएम गहलोत जयपुर से करेंगे योजना की शुरुआत। वीसी के जरिए कार्यक्रम से सीएम गहलोत जुड़ेंगे। वीसी के जरिए कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला भी जुड़ेंगे। प्रदेश के 33 जिलों में ब्लॉक ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजन होगा। तो आज स्कूली बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म और दूध, 70 लाख से ज्यादा बच्चों को इस सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। लवली हमारे साथ जुड़ गए। लवली, आज 70 लाख से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा मिलने वाला है। दूध शारीरिक विकास के लिए जरूरी है और ऐसे अभिभावक जो बच्चों के लिए यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकते, उन्हें आज यूनिफॉर्म भी फ्री में मिलेगी। लवली, देखिए बिल्कुल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में इसका ऐलान किया था और आज इसका ऐलान होने के बाद में इसकी विधिवत शुरुआत जो है वो होने जा रही है। जयपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम जो है वो गांधीनगर स्कूल में जो है वो इस वक्त चल रहा है और मुख्यमंत्री जो है वो अपने निवास से पूरे प्रदेश के स्कूलों के साथ में जुड़ेंगे और जो बच्चे हैं उन्हें दूध वितरण की जो इस योजना का लाभ जो है वो मौके पर यहाँ पर दिया जाएगा। इसके साथ में इसकी औपचारिक शुरुआत इस योजना की जो है वो आज से हो जाएगी। बच्चों को जो नई स्कूल ड्रेस है वो दी जाएगी। कई बच्चे नई स्कूल ड्रेस सिलवा करके भी पहुंच चुके हैं, जो यहाँ पर पहन करके स्कूल ड्रेस के साथ में यहाँ पहुंचे हुए हैं
पूरा कार्यक्रम जो है वो शुरू होने वाला है, परवान पर है पूरा कार्यक्रम। और कुछ ही देर में जब मुख्यमंत्री जुड़ेंगे इन बच्चों से तो वो बात करेंगे कि बच्चों से बात भी कर सकते हैं, मुख्यमंत्री का संबोधन भी होगा, साथ में उनके शिक्षा मंत्री पीडी कल्ला, तमाम शिक्षा विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं वो उनके साथ में जुड़ेंगे और तमाम लोग जुड़ करके जो है राजस्थान के जो करीब 70 लाख बच्चों से जुड़ी ये जो दोनों योजना है इनकी शुरुआत होने जा रही है। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को और तमाम अलग अलग क्लासेस के बच्चों को इसकी जो सौगात है वो मिलने जा रही है। और निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया था। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, दूध वितरण योजना का जिसका नाम भी रखा गया है, तो इन दोनों योजनाओं की जो है शुरुआत होने जा रही है विधिवत रूप से। और विधिवत शुरुआत होने के साथ ही जो पूरे जिले भर के जो बच्चे हैं अलग अलग स्कूलों के वो गांधीनगर स्कूल पहुंचे हुए हैं, जयपुर जिले के बच्चे और प्रदेश के तमाम 33 जिलों के अंदर ये कार्यक्रम जो है जिला स्तरीय कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं, जहाँ पर स्थानीय विधायक, सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि, मेयर, सरपंच तमाम लोगों को पहुंचने के लिए आमंत्रित किया गया है। और तमाम जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुंच रहे हैं। और मुख्यमंत्री निवास से 11 बजे यानी कि आप ये मान के चलिए कि करीब 10 मिनट के अंदर अंदर अगले 10 मिनट से शुरू हो जाता है। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। कस्टम विभाग ने 31,40,000 रुपए का सोना पकड़ा है। दुबई से जयपुर लाया गया तस्करी का सोना इमरजेंसी लाइट में छुपाकर यह सोना लाया गया। अधिकारी आरोपी यात्री से पूछताछ कर रहे हैं। तो एक बार फिर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर। लगभग 31.5 लाख रुपए का सोना जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर पकड़ा गया है। बताया जा रहा है इमरजेंसी लाइट में छिपाकर यह सोना लाया गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश शर्मा के साथ। राकेश, क्या जानकारी इस पैसेंजर के बारे में और कैसे कस्टम विभाग ने यह सोना पकड़ा? बिल्कुल, देखिए आसिफ, जो दुबई से जयपुर फ्लाइट आती है, फ्लाइट संख्या IX 196, ये जो फ्लाइट आई थी इसमें यात्री आया था और इस यात्री से पहले कस्टम विभाग के अधिकारियों ने पूछताछ की। जब इसका सामान स्कैन किया गया था तो उसमें छायाचित्र उभर करके आए थे, तो उस यात्री से पूछताछ की गई तो इसने पास किसी भी प्रकार की कोई सामग्री होने से साफ इनकार कर दिया गया था। जब इसके लगेज की जांच हुई तो लगेज में एक इमरजेंसी लाइट रखी हुई थी। इमरजेंसी लाइट के अंदर जो सोने की जो बिस्किट्स होते हैं उनको प्लेट नुमा आकृति देकर के उसके अंदर चिपकाया हुआ था। तो कस्टम विभाग के अधिकारियों ने इस लाइट को खोलकर इन प्लेटों को निकाला। करीब 6 प्लेटें निकली हैं जिनका वजन लगभग 583 ग्राम है और इसकी कुल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत है तस्करी के सोने की वो लगभग 31.5 लाख के आसपास है। तो ये यात्री कब विदेश दौरे पर गया, इसकी पूरी तहकीकात की जा रही है। दूसरा, इसके साथ कौन मिलने वाले लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, इसकी जानकारी भी ली जा रही है। राकेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये वो तस्वीरें जो इमरजेंसी लाइट में छिपाकर ये सोने की प्लेटें डाली गई थी और बहुत आसानी से स्कैनर के जरिए ये मशीनें डिटेक्ट कर ली गई। ज़्यादा मशक्कत कस्टम विभाग को करनी नहीं पड़ी सोने को पकड़ने के लिए, चूंकि हैंडल लाइट थी, हाथ में इस्तेमाल की जाने वाली इमरजेंसी लाइट जिसका इस्तेमाल अक्सर लाइट चले जाने के समय किया जाता है। और एक खबर दौसा से। प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम ने दौसा में छापेमारी की। सुबह 9:30 बजे से विभिन्न विभागों में टीम पहुंच गई। समय पर ऑफिस नहीं आने वाले कार्मिकों में हड़कंप मच गया। टीम ने कई विभागों के हाजिरी रजिस्टर कब्जे में ले लिए। छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी अधिकारी नदारद मिले। समय पर नहीं आने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर अब कार्रवाई की जाएगी। दौसा से खबर, जहां पर
अलग अलग टीमें पहुंची हैं। समय पर ऑफिस नहीं आने वाले कार्मिकों में हड़कंप मचा हुआ है। टीम ने कई विभागों के हाजिरी रजिस्टर अपने कब्जे में ले लिए हैं और जैसा कि इस बात की संभावना थी, बहुत सारे कर्मचारी समय के ऊपर दफ्तर में नहीं मिले। अब ऐसे लोग जो समय पर दफ्तर नहीं पहुंचे हैं, इस रजिस्टर के जरिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अनुशासनात्मक और विभागीय कार्रवाई। और आशीष दौसा से हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, कितने ऐसे कार्मिक पाए गए हैं जो समय पर दफ्तर नहीं पहुंचते हैं? बिल्कुल, इनकी संख्या सैकड़ों में आएगी, क्योंकि अभी पूरी लिस्ट तैयार की जा रही है। प्रशासनिक सुधार विभाग के जो उपशासन सचिव हैं, उनके नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई की गई है। जिला मुख्यालय पर जो कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट में करीब 20 से गए हैं। सारी जो जिला मुख्यालय में आसपास जो विभाग हैं, जिला परिषद है, सीएमएचओ कार्यालय है, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय है, जितने भी कार्यालय जिला मुख्यालय पर है, उन सभी कार्यालयों में प्रशासनिक विभाग की जो टीम है वो अलग अलग जगह पहुंची है और रजिस्टर जब्त करके अब कलेक्ट्रेट में लाया गया है। ऐसे में करीब 100 से अधिक जो कर्मचारियों के जो हाजिरी रजिस्टर है उनको जब्त किया गया है और अब वर्तमान में अतिरिक्त जिला कलेक्टर के कक्ष में पूरी कार्रवाई की जा रही है और एक की लिस्ट बनाई जा रही है कि कितने कर्मचारी उस विभाग में कार्यरत हैं और कितने उपस्थित मिले हैं। अधिकतर विभाग ऐसे हैं जहां केवल इक्के दुक्के कर्मचारी ही उपस्थित मिले हैं, क्योंकि जो ये टीम थी करीब 9:30 बजे के कुछ मिनट बाद पहुंच गई थी। ऐसे में निर्धारित समय 9:30 बजे का है सरकारी कार्यालयों का, लेकिन अधिकतर विभागों में कर्मचारी पूरी तरह नदारद थे। इक्के दुक्के कर्मचारी विभागों में मिले हैं। ऐसे में अब पूरी लिस्ट तैयार की जा रही है। इनकी जो अनुपस्थित रहने वालों की जो संख्या है वो बड़ी संख्या सामने आएगी और सैकड़ों की संख्या में जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो पहले की बात करें तो यहाँ बताया जा रहा है कि केवल एक ही कर्मचारी उपस्थित मिला, बाकी कोई उपस्थित ही नहीं मिला। ऐसे में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है और जो लेट लतीफी की पोल खुल रही है कि सरकारी कार्यालयों में किस तरह होते हैं, वो समय पर नहीं पहुंचते हैं और अपने काम के प्रति गंभीर नहीं है। जी, जानकारी के लिए आशीष आपका धन्यवाद। जयपुर से प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम दौसा पहुंची है और बड़ी संख्या में जो कार्यालय हैं, सरकारी कार्यालय, उनका औचक निरीक्षण किया गया है। रजिस्टर, उनके हाजिरी रजिस्टर उठाए गए हैं। जो समय पर उपस्थित नहीं थे उन कर्मचारियों का यहाँ पर अब तांता लगा हुआ है कि वो यहाँ पर आए हुए हैं और क्योंकि काफ़ी लेट लतीफी की शिकायत मिल रही थी, उसी के आधार पर ये प्रशासनिक सुधार विभाग की कार्रवाई है। सर, कितने विभागों के वो रजिस्टर उठाए गए? अभी है ना, पूरे रजिस्टर मेरे पास आए नहीं है, पर करीब तकरीबन सभी विभागों के लगभग सभी डिपार्टमेंटों को उठाए हमने रजिस्टर। बड़ी संख्या में अनुपस्थित मिले होंगे। नहीं, अभी तो हम इसका है ना रजिस्टरों में क्रॉस लगा रहे हैं। फिर आगे क्या कार्रवाई रहेगी सर? आगे तो ये है कि उसको नोटिस जारी होंगे सरकार की ओर से डिपार्टमेंट को, कलेक्टर साहब के जरिए। बिल्कुल, रजिस्टरों की संख्या देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि करीब बड़ी संख्या में यहाँ पर रजिस्टर, करीब 40 से 50 रजिस्टर यहाँ रखे हुए, तो निश्चित रूप से 50 विभाग ये होंगे और भी रजिस्टर यहाँ पर आएंगे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर के कक्ष में ये पूरी अब कार्रवाई चल रही है कि कौन कौन समय पर नहीं आया है। ऐसे में जो समय पर नहीं आया है उन पर नोटिस दी जाएगी और नोटिस के बाद में यदि संतोषप्रद जवाब नहीं मिला तो नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। ये खबर राजधानी जयपुर से। आज गुर्जरों की सरकार से फिर वार्ता होगी। दोपहर 1 बजे सरकार से वार्ता होगी। कल भी सरकार से वार्ता हुई थी लेकिन विफल रही। गुर्जरों ने सरकार को अपनी मांगे बताई थी। आज अफसरों के साथ बातचीत करके फैसला लिया जाएगा। और लवली हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवली, क्या ये गुर्जरों की वार्ता जो है, ये गुर्जरों के एक धड़े की वार्ता है या तमाम जो गुर्जर समुदाय है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से गुर्जर समुदाय आता हो, चाहे वो बीजेपी की तरफ से आता हो, सभी शामिल हैं? क्योंकि वार्ता के अंदर जो है वो खुद अशोक चांदना गुर्जर हैं और सरकार की तरफ से गुर्जरों के साथ वार्ता कर रहे हैं। देखिए, ये केवल एक समाज की नहीं, एक संघर्ष समिति के साथ में मंत्रिमंडल उप समिति की वार्ता है और इस समाज के अंदर ओबीसी
और एमबीसी से जुड़े हुए जो तमाम समाज हैं उनकी जो मसले हैं उन मसलों पर मंथन जो है वो किया जाएगा। वो बात अलग है कि इसमें जो पदाधिकारी हैं वो इसमें गुर्जर समाज के पदाधिकारी ज्यादा है, उन्हीं के द्वारा संघर्ष समिति बनाई गई है। फिलहाल आपको बता दें 1 बजे का समय मुकर्रर किया गया है, जिसमें करीब 3 मांगे हैं इनकी मुख्य तौर पर, जिन तीनों मांगों पर विचार होना है। और तीनों मांगों पर विचार करने के साथ साथ में सरकार की ओर से जो कल पहले दौर की वार्ता हुई थी उसमें क्या कुछ रहा है, उसका नतीजा क्या निकलता है, आज उस पर सभी की नजर रहेगी। और आज की जो वार्ता है ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि इसके बाद में गुर्जर अपनी आगामी जो आंदोलन की रणनीति है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की, उस पर फैसला लेंगे। और उसके बाद में चीजें तय होंगी कि क्या राजस्थान का जो गुर्जर है, राजस्थान का जो एमबीसी समाज है, राजस्थान का जो एमबीसी समाज के अलावा जो लोग हैं वो लोग क्या विरोध करेंगे भारत जोड़ो यात्रा का या नहीं करेंगे। इन तमाम चीजों पर फैसला जो है आज की सरकार के पक्ष को जानने के बाद में लोग ले सकेंगे। और इस वार्ता के लिए दोपहर 1 बजे का समय मुकर्रर किया गया, जिसमें जो मंत्रिमंडल उप समिति के जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला वो मौजूद रहेंगे वरिष्ठ मंत्री के तौर पर। साथ में उनके जो मंत्री हैं अशोक चांदना वो मौजूद रहेंगे कैबिनेट मंत्री। उनके साथ में देवनारायण बोर्ड के जो चेयरमैन हैं जोगेंद्र अवाना वो मौजूद रहेंगे। उनके अलावा जो समाज कल्याण विभाग के आला अधिकारी हैं, कार्मिक विभाग के जो प्रमुख शासन सचिव हैं, एक पूरी जो मंत्रिमंडल उप समिति बनाई गई है जिसमें कई आईएएस अफसर भी शामिल है, वो लोग उसके अंदर मौजूद रहेंगे। साथ में जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी हैं, विजय बेहता समेत जो 1 दर्जन से ज्यादा पदाधिकारी जो है वो इस बैठक के अंदर पहुंचेंगे। और बैठक में तमाम पहलुओं पर जिन पर कल फैसला लिया गया था, सैद्धांतिक सहमति बनी थी, उस पर क्या फैसला लिया है सरकार ने, क्योंकि ये कहा गया था कि आज हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे और कल इस मामले में कोई फैसला करेंगे। तो गुर्जर समाज का यही कहना था, संघर्ष समिति का यही कहना था कि कल जो है इस मामले में कोई फैसला किया जाए, अन्यथा आंदोलन की रणनीति को तेज किया जाएगा और भारत जोड़ो यात्रा का विरोध जो है वो भी किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ में संघर्ष समिति के संयोजक ने ये भी कहा था कि अगर मांगे मान ली जाती है तो हम भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत भी करेंगे, सत्कार भी करेंगे और उनको धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे राहुल गांधी का कि उनकी सरकार ने उनकी मांगों को जो है वो मान लिया है। तो कह सकते हैं कि गुर्जर समाज का जो लंबे समय से आरक्षण की लड़ाई चलती आ रही है एमबीसी समाज की, और आरक्षण का जो कोटा निर्धारित किया गया उसमें जो तकनीकी पेचीदगी है जिसकी वजह से जो सरकारी नौकरियों की जो भर्तियां हैं उनमें दिक्कत आ रही है, उन्हें दूर कराने के लिए सरकार पर आज ये दबाव डालने की पूरी रणनीति तैयार की गई है। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। इजरायली फिल्म मेकर नदाव लैपिड ने गोवा में आयोजित 53वें फिल्म फेस्टिवल समारोह के दौरान फिल्म द कश्मीर फाइल्स को अश्लील और प्रोपेगेंडा फिल्म बताया है। इस बयान पर जाने माने अभिनेता अनुपम खेर ने कड़ा विरोध जताया। अनुपम खेर ने कहा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, अगर होलोकास्ट सही है तो कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस भी सही है। अनुपम खेर ने कहा कि इसके बाद टूल किट गैंग सक्रिय हो गया, ऐसा लगता है कि ये प्री प्लान था। अनुपम खेर ने बयान पर विरोध जताते हुए कहा कि हजारों लोगों की त्रासदी का इस्तेमाल अपने ध्येय के लिए ना करें। अगर होलोकास्ट सही है तो कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस भी सही है। ये एक प्री प्लान मुझे लगता है, मैं जितना ज़्यादा जानता नहीं ऐसा प्री प्लान लगता है कि प्लानिंग किया गया है, बिकॉज उसके बाद इमीडिएटली टूल किट गैंग जो है वो सक्रिय हो गया। और मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आप लोग यहाँ होंगे, बिकॉज बट इट्स शेमफुल फॉर हिम टू मेक ए स्टेटमेंट लाइक दिस। और स्टेटमेंट बहुत गलत दिया है, लेकिन फिर भी आपका फ्रॉम अ कम्युनिटी हु हैव सफर्ड होलोकॉस्ट, Jews have suffered Holocaust, and he comes from that community, and for him to sort of make a statement like this, he has also pained those people who have जो इस त्रासदी के शिकार हुए आज से बहुत साल पहले। और एक खबर पोखरण से, विद्युत टावर से एंगल चोरी का खुलासा हुआ। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 13 नवंबर को आरोपियों ने चोरी की थी। बोडोना गांव के पास वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का माल बरामद हुआ। वारदात में उपयुक्त वाहन को जब्त किया गया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। और श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब को लैब लाया गया। आज फिर से आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। रोहिणी स्थित फॉरेंसिक साइंस लैब में बेहद सुरक्षा व्यवस्था के बीच आफ्ताब को लाया गया है। तो आफ्ताब पॉलीग्राफ टेस्ट से
गुजरते हुए एक बार फिर से आफताब को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए लेकर आया गया है। शंकर आनंद हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। शंकर, क्या पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो चुका है आफताब का? हाँ जी, इस वक्त में आफताब का जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो प्रारंभ हो चुका है और ये 5वां दिन है जब आफताब को लाया गया है और उसका रोहिणी स्थित जो फॉरेंसिक साइंस लैब है वो वहां पर उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। हालांकि जिस तरह से कल काफी हंगामा देखने को मिला, जिस तरह से एफएसएल लैब के बाहर 5 लोगों ने अचानक आके हंगामा किया, जिसमें कि 2 लोगों को मौके से ही गिरफ्तार किया गया और जिस तरह से हमलावर वहां पर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि 35 टुकड़े करने वाले आफताब के मैं 70 टुकड़े उसका कर दिया जाएगा। तो इस तरह के जो एक कहा जा सकता है कि जिस तरह से हंगामा बरपा और हंगामा के बाद जिस तरह से उन दोनों की गिरफ्तारी हुई, तो आज बेहद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आफताब को लाया गया और लाने के बाद उसका पॉलीग्राफ टेस्ट प्रारंभ हो चुका है। और जिस तरह से कल रात में यह हंगामा देखने को मिला, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, तो उसके बाद कई संगीन धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया गया था। प्रशांत बिहार थाने में मामले को दर्ज करते हुए कई संगीन धारा जैसे कि धारा 186, 353, 147, 148 इन तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। और आज काफी सुरक्षा व्यवस्था एफएसएल लैब के बाहर बढ़ाई गई है और यहाँ तक कि जब आफताब को वापस जब तिहाड़ जेल लेके दिल्ली पुलिस जाएगी तो उस वक्त में भी सड़क पर भी काफी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही उसको वापस शंकर, इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है उसमें आरोपी आफताब की वैन पर भी हमले के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एफएसएल के बाहर पुलिस और बीएसएफ भी तैनात है। पॉलीग्राफ टेस्ट यहां चल ही रहा है। कल आफताब की वैन पर हमला हुआ था। शंकर, देखिए, कल रात में तकरीबन 8 बजे का ये मामला है जब करीब 10 से 15 हमलावर पहुंचे थे। हालांकि जो सबसे सामने आए थे उसमें 5 लोग सामने आए थे और उन 5 लोगों के द्वारा जिस तरह से तलवार और हाथ में हथौड़ा लेकर पहुंचे थे कार में, वो उसको बरामद भी किया गया बाद में। तो तलवार लेकर जिस तरह से पुलिस कर्मियों के सामने वो नंगी तलवार को लेकर बयानबाजी दिया जा रहा था, जिस तरह से हंगामा काट रहे थे, तो इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 लोगों को मौके से ही गिरफ्तार किया गया। और ये दोनों शख्स जो है वो हरियाणा के रहने वाले हैं, गुड़गांव से आए थे और गुड़गांव से आने के बाद उन लोगों का कहना था कि आफताब को वो कत्ल करना चाहता है, आफताब के करीब 70 टुकड़े करना चाहता है। हालांकि इस मामले में दोनों को गिरफ्तार करने के बाद प्रशांत बिहार थाने में मामला दर्ज किया गया और मामला दर्ज करने के बाद आगे की तफ्तीश की जा रही है। हालांकि अब आज की अगर बात करें तो आज सीएफएसएल जो आपका एफएसएल लैब है, फॉरेंसिक साइंस लैब है, वहां पर काफी संख्या में वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को भी वहां पर तैनात किया गया है। और इसके साथ साथ कहा जा सकता है कि जब आज पॉलीग्राफ टेस्ट कंप्लीट होगा आफताब का, तो जब वो उसे जी शंकर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और पशु चिकित्सकों का हल्ला बोल। पशु चिकित्सकों का आज बड़ा आंदोलन। 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। शहीद स्मारक पर आज धरना देंगे। सरकार की वादा खिलाफी से पशु चिकित्सकों में गुस्सा। तो वेटनरी डॉक्टर्स का आज बड़ा आंदोलन। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। शहीद स्मारक पर आज धरना देंगे। वहीं पशु चिकित्सकों के आंदोलन और बढ़ते चारे की कीमतों पर कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया से बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने। राजस्थान में एक बार फिर चारे की कीमतें बढ़ने लगी हैं। पड़ोसी राज्यों से आने वाले चारे पर फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पहले भी राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य वहां पर जो है चारे का स्टॉक कर लिया गया था। राजस्थान में कालाबाजारी की जा रही थी। इस बार एक बार फिर कीमतें बढ़ी है। हमारे साथ कृषि मंत्री लालचंद कटारिया हैं, उनसे बात करते हैं। सर, राजस्थान में अचानक चारे की कीमतें बढ़ी। पिछले साल 500-600 रुपए प्रति क्विंटल मिलने वाला चारा अचानक 1500 रुपए क्विंटल तक पहुंच गया। किस तरह की? देखिए, ये बात सही है कि बीच में चारे की कीमतें कम हुई थी, पर अभी पिछले 20-25 दिन से वापस चारे की कीमतें पूरे प्रदेश में बढ़ी है। महंगाई के साथ साथ में चारे का भी इस पे प्रभाव पड़ा है। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, उनका मुख्य मुद्दा यह है कि जो प्रदेश और देश में जो महंगाई हो रही है, चाहे वो खेती बाड़ी में हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा हो,
या खाने पीने की वस्तुएं हों, इन पे सब पे महंगाई का असर पड़ा है। और पशुधन राजस्थान में जो पॉलिसी हमारी बनी है और मुख्यमंत्री जी ने लगातार पिछले 4 साल में कृषि पे और पशुधन पे काफी कुछ राहत दी है। तो ये बात भी मैं कहना चाहूंगा कि कोविड काल के बाद में राजस्थान में पशुधन में भी काफी सुधार हुआ है। लोग अच्छा पशुधन रखने लगे हैं, निश्चित तौर पे डिमांड भी बढ़ी है। पर जिस प्रकार से अन्य प्रदेशों में जो चारे की आवक थी, वहां जो स्टॉक किया गया, उसका असर राजस्थान पे पशुपालकों पे पड़ा है। और अभी भी मैंने आज में मालूम किया है, लगभग 1400 रुपए क्विंटल के आसपास चारे की कीमत आज के दिन है। आने वाले समय में हम चारे का स्टॉक कैसे खत्म हो, पड़ोसी राज्यों से भी हम बात करेंगे। और जो हमारा पशुधन है, दूध की मात्रा भी हमारी बढ़ी है और पशुपालन के क्षेत्र में जो नए नवाचार हो रहे हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ में जो किसान खेती और पशुपालन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, निश्चित तौर पे जब पशुपालन बढ़ेगा तो चारे की डिमांड बढ़ेगी। कोशिश की जा रही है, पिछली जो खरीफ की फसल थी उसमें अच्छा चारा राजस्थान में पैदा हुआ है, पर दलहन पे लोग ज्यादा चले गए, ये भी एक कारण है। इस बार हमारी जोत बढ़ी है, 15 लाख हेक्टेयर की जोत राजस्थान में इस बार बढ़ी है। उसके कारण यूरिया, डीएपी इसकी डिमांड भी बढ़ी है। और आप देख रहे हैं कई बार मीडिया के माध्यम से कि जो यूरिया की और डीएपी की जो डिमांड रही, जो भारत सरकार से हम बार बार आग्रह करते रहे, हालांकि समय समय भी मिला भी, पर जिस मात्रा में मिलना चाहिए था उतना राजस्थान में हमारे को यूरिया और डीएपी नहीं मिल पाया। और प्रदेश में एक बार फिर पशु चारे का संकट गहराया। पशु चारे की कीमत फिर आसमान छूने लगी है। पशु चारे की कीमत 1500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है। वहीं पिछले साल 600 रुपए प्रति क्विंटल चारे की कीमत थी। पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश से प्रदेश में चारे की सप्लाई की जाती है। गौरतलब है कि किसान